हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो भी नीट लेवल के। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पहला चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर हमारा है यूनिट्स मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी क्वेश्चंस करेंगे विद कॉन्सेप्ट। तो इसमें हर क्वेश्चन जो होगा किसी ना किसी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि हमारे सामने है पहला क्वेश्चन। और इसमें बोला जा रहा है कि द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। भाई थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? अगर थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट के बारे में हमको जानना है तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हमको पता होना चाहिए फॉर्मूला। जब अगर फॉर्मूला पता होगा तो उससे हम यूनिट निकाल लेंगे, और यूनिट के साथ साथ उसका हम डायमेंशन भी पता कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको इस क्वेश्चन में केवल इतना पूछा गया है हमसे कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट के लिए हम लोग देखते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के लिए क्या होता है, और थर्मल कंडक्टिविटी को डिनोट किससे करते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी का? थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू, यानी कि K जो डिनोट करते हो किससे डिनोट करते हैं, किसके लिए? थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। K जो डिनोट किया जा रहा है वो थर्मल कंडक्टिविटी को डिनोट करता है। और फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू एल अपॉन ए इंटू θ1 माइनस θ2 इंटू टी। सभी बच्चे ध्यान दें, अगर देखा जाए तो यहाँ पर Q जो हमारा है हीट है, L क्या है? लेंथ है, A हमारा एरिया है, θ1 और θ2 हमारा टेम्परेचर है, और T हमारा टाइम है। अगर ये सभी चीज़ें पता है तो आराम से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं बच्चों। अगर यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करें तो मैं अगर बोलूँ कि Q यानी कि एक तरीके की एनर्जी है, और एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन। किसके फॉर्म में होती है? वर्क डन के फॉर्म में होती है। तो वर्क के लिए यूनिट जो होती है वही इसके लिए यूनिट हो जाएगी, यानी कि जूल। क्या हो जाएगी? जूल हो जाएगी। और लेंथ की यूनिट हो जाएगी मीटर अपॉन एरिया की बात करें तो इसके लिए यूनिट हो जाएगी बच्चों मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर की यूनिट जो होती है केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। कंफ्यूज ना हो बच्चे, क्योंकि के से यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी है और केल्विन को भी मैं के से ही डिनोट कर रहा हूँ। टी जो है टाइम है, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। अब अगर ध्यान दें सभी बच्चे, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला बचेगा क्या बचेगा? कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्या हम? के इक्वल्स टू, ऊपर हमारे पास बचा है जूल। अगर हम जूल के साथ किसको अलग कर लें? अगर जूल के साथ हम किसको अलग कर लें? जूल के साथ अगर हम सेकंड को अलग कर लें तो ये हमारा बन जाएगा जूल पर सेकंड। ऐसे कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यूनिट अपने ऑप्शन से मैच कराना है तो हम उसी हिसाब से बनाएंगे। जूल को हमने सेकंड के साथ कर लिया, यहाँ पर हमारा बच गया 1/मीटर, और इसी के साथ साथ हमारा यहाँ पर बच गया 1/केल्विन। अगर इसको बनाना चाहें तो जूल पर सेकंड क्या होता है सभी बच्चों को पता होगा। जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड जो यूनिट होती है ये किसकी होती है? ये पावर की यूनिट होती है बच्चों। किसकी यूनिट होती है? पावर की यूनिट होती है। और पावर का जो, अगर ये पावर की यूनिट है तो पावर के लिए एक जनरल यूनिट क्या होती है? वॉट। क्या होती है? वॉट होती है। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे इसके प्लेस पे वॉट। ये हो गया हमारा वॉट। ये मीटर इनवर्स ऊपर चला गया बच्चों, और ये हमारा केल्विन इनवर्स भी कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। अब मैच करा लें वॉट, मीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है। इस क्वेश्चन में भी कुछ यही चीज बोला जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि द डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। भाई फोर्स किसी भी टाइप का हो, किसी भी टाइप का फोर्स हो, वो फोर्स ही रहेगा। और बोला जा रहा है कि डैम्पिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के है। तो मैं एक काम करता हूं कि पहले तो डैम्पिंग फोर्स को डिनोट कर देता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? वेलोसिटी के। चलो भाई, पहला काम, डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ओके, जो इन्होंने बोला। फिर कह रहे हैं द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इज। कांस्टेंट की यूनिट पूछ रहे हैं तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है बच्चों, तो एक कांस्टेंट आता है। तो हम क्या कुछ इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? F इक्वल्स टू
के यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट गया तो के इंटू वी, यही के की यूनिट पूछ रहे हैं तो हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में बना लें तो के इक्वल्स टू हो जाएगा, यहीं रोक लेंगे के को, एफ चला जाएगा यहाँ पर और वी हमारा यहाँ आ जाएगा। अब एफ की यूनिट क्या होती है, एफ की यूनिट होती है न्यूटन, यानी फोर्स की यूनिट न्यूटन, और वेलोसिटी यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। थोड़ा और इसको अच्छे से लिखते हैं, के इक्वल्स टू, अगर मैं न्यूटन को यहीं रहने दूं, सेकंड को मैं ऊपर भेज दूं, नीचे हो जाएगा हमारा मीटर। अब हमारा फॉर्मूला तो ये यानी जो ये पूछना चाह रहे थे आ तो गया है, लेकिन एक बात आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा ये फॉर्मूला जो है इस यूनिट के फॉर्म में कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब सभी बच्चों को पता होना चाहिए न्यूटन जो होती है ये किसके लिए यूनिट होती है, फोर्स के लिए, और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर मास इंटू एक्सेलरेशन है तो इसको तोड़ेंगे तो मास के लिए यूनिट बन जाएगा किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए बच्चों बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। और अगर ये वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे तो हमारा कुछ नया यूनिट बन जाएगा ऐसा, देखते हैं क्या बनेगा भाई, न्यूटन की जगह पे चिपका दीजिए, यानी ये पूरे टर्म को आप यहाँ लाके चिपका दीजिए, रखिए, क्या बनेगा बच्चों, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमने न्यूटन की जगह पर रख दिया, लेकिन अभी ऊपर सेकंड हमारा बचा है, नीचे एक मीटर भी हमारा बचा है। तो इतनी बातें अगर क्लियर हो गई होगी तो मीटर से मीटर को कर दीजिए बलिदान, सेकंड से सेकंड को एक कर दीजिए बलिदान, तो के बराबर क्या बच जाएगा, के बराबर बच जाएगा हमारा, यहाँ तो बच गया किलोग्राम, सेकंड बचा तो सेकंड को ऊपर भेज दीजिए तो सेकंड इनवर्स, यानी किलोग्राम सेकंड इनवर्स। आपका ऑप्शन जो करेक्ट हो गया वो कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे सामने है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इसमें ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से इसको कर सकते हैं आप लोग। तो इसमें बोला जा रहा अगले क्वेश्चन में कि द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, यानी फ्री स्पेस मतलब एप्सिलॉन नॉट। देखिए भैया यहाँ पर अगर इसकी बात करें इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट हम डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं और हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास फॉर्मूला जो है उससे भी निकाल सकते हैं। तो अभी तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पहले समझिए डायरेक्टली क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है ये होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, तो आपके पास जो आंसर चाहिए था ये आंसर आपके पास तो डायरेक्टली आ गया, आपको याद भी होगा ये यूनिट। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं याद है और वो निकालना चाहता तो कैसे निकालेगा, वैसे इसकी यूनिट जो है आपके पास जो आई आंसर हो कौन सा है, सी ऑप्शन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास ये निकालना पड़ जाए, आपको नहीं पता हो तो आप कैसे निकालेंगे, एक जनरल फॉर्मूला होता है एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। तो बच्चों एक बात देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एप्स की जो हमको निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की यूनिट, किसकी यूनिट निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। अगर एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है तो 1/4 पाई तो कांस्टेंट, इससे कोई मतलब है ही नहीं। तो एक काम करता हूँ मैं, इस हम एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाते हैं, कुछ ऐसा बना लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4 पाई को भी हम गायब कर देते हैं। भाई हमको जो जरूरत है या तो लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो 1/4 पाई और ये बन जाएगा हमारा एफ, क्या बन जाएगा एफ, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा भी लिख लीजिए। अब हम बता देते हैं आप लोगों को कि भाई 4 पाई जो है कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो इसकी फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी 1/न्यूटन, और ऊपर चार्ज दो हैं, एक चार्ज के लिए कूलाम, दो चार्ज के लिए कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। नीचे हो जाएगा रेडियस के लिए यूनिट जो होती है यानी डिस्टेंस के लिए होती है मीटर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ऊपर आ गया कूलाम स्क्वायर, नीचे आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए आपको मैंने दोनों चीजें सिखा दिया है, आप अगर चाहें तो याद रख सकते हैं डायरेक्टली, इस फॉर्मूले को आप यहां से डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर नहीं याद हो रहा है तो आप इस तरीके से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसके लिए यूनिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से यूनिट निकालने के बाद आप डायमेंशन भी पता कर सकते हैं और बहुत आसानी से डायमेंशन भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें बोला जा रहा है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन हमको पहले करना था, थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 क्वेश्चन हो गए।
अब हमारा है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें बोला जा रहा है कि एक स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm। भाई लीस्ट काउंट हमको दिया गया, कितना दे रखा, पहले जो जो दिया गया उसको लिखते चलते हैं। लीस्ट काउंट दे रखा है 0.01 mm। ओके, क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। आगे कह रहे हैं एंड देयर आर 50 डिविजन्स, मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन भी दे रखा बच्चों, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन भी दे रखा है। कितना दे रखा है, 50। कितना दे रखा है, 50। फिर इसमें बोला जा रहा है कि द पिच ऑफ द स्क्रू गेज, क्या पूछ रहे हैं बच्चों, पिच पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, पिच। अगर पिच पूछ रहे हैं तो पहला काम तो हमको ये करना चाहिए कि पिच का फॉर्मूला पहले लिखना चाहिए, ताकि हमको ये पता चल जाए कि हमको जरूरत क्या क्या है, जरूरत क्या क्या है, उसी हिसाब से हम निकाल सकते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर यहाँ पर देख रहे होंगे आप, लिस्ट काउंट की जो यूनिट है mm में दे रखा है, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो लेकिन हमारा आंसर भी जो दे रखा वो mm में दे रखा था, हमको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि पिच का फॉर्मूला लिखते हैं। पिच का फॉर्मूला क्या होता भाई, पिच का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है बच्चों, अब रख लिए सीधे सीधे वैल्यू, आंसर हमारा डायरेक्टली आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये हो गया हमारा 0.01 इंटू 50। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 0.5 mm। 0.5 mm आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया चौथा क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है पहले चैप्टर में। जो क्वेश्चन मजेदार है वो आगे के चैप्टर में है, अभी तो हम यही कर रहे हैं, पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन आपका एरर से रिलेटेड है बच्चों। इसमें बोला जा रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर अकर्ड इन द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर, कितना कितना है, 1%, 2%, 3% एंड 4%। देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डायमेंशन एक्स। जो देखो भाई, ए में एरर दे रखा है कितना, 1%, ठीक है। बी में एरर दे रखा कितना, 2%, ओके। सी में एरर आपको दे रखा कितना, 3%, ठीक। और डी में आपको एरर दे रखा कितना, 4%, ओके। ये इतनी वैल्यू दे रखी है। अब पूछा जा रहा है कि एक्स में एरर बताइए। अगर एक्स बराबर हमको कितना दे रखा है, ए स्क्वायर बी की पावर हाफ अपॉन सी की पावर 1/3 और डी का क्यूब। ठीक है, देखिए बच्चों ये डायरेक्टली आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसमें कोई ज़्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली निकालता हूँ। ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर बोल रहे हैं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैक्सिमम के लिए, एक्स मैक्स इक्वल्स टू, जो पावर है आप केवल आप उसको आगे लाइए, ये बन जाएगा आपका 2a, ये बन जाएगा 1/2b, और नीचे से पावर ऊपर जाती तो सभी को पता होगा निगेटिव हो जाती, बट एरर में हम निगेटिव नहीं रखते, हमको मैक्सिमम एरर में पॉजिटिव रखना होता, तो हम पावर को आगे रख लेंगे। तो ये हमारा 1/2b हो गया था, और प्लस 1/3 सी हो गया, प्लस ये हो गया 3d। ठीक है बच्चों, अब वैल्यू आप सीधे सीधे रखिए। ए की वैल्यू आपके पास है 1, बी की वैल्यू आपके पास है 2, सी की वैल्यू आपके पास है 3, और डी की वैल्यू आपके पास है कितनी, कितनी आपके पास है 4, ओके। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। आप देख रहे होंगे ये 2 बच गया यहाँ, तो 2 + 1 + 1 + 12, टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 12 2 14 2 16, 16% आंसर आ जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पांचवें क्वेश्चन पर। ये आपके पास है अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सर्कुलर स्केल डिवीजन से है, वर्नियर कैलिपर्स के लिए है क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन्स पर सेंटीमीटर। मेन स्केल का जो डिवीजन है कितना है, n डिवीजन पर सेंटीमीटर, कह रहे हैं n डिवीजन पर सेंटीमीटर है।
n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कॉइंसाइड, यानी कॉइंसाइड कर रहा, ओवरलैप कर रहा, कितने के लिए, n-1 डिविजन्स के लिए ऑफ मेन स्केल से। द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, क्या पूछ रहे हैं, लीस्ट काउंट पूछ रहे हैं भैया, लीस्ट काउंट पूछ रहे हैं। तो पहले तो मुझे ये समझना होगा कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। ये बोलना जा रहे हैं कि इसमें बोला जा रहा है कि अगर n डिवीजन वर्नियर कैलिपर्स का कॉइंसाइड कर रहा है n-1 डिवीजन मेन स्केल से। पहले समझे ध्यान से भाई, इन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं कि अगर मैं लिखूं कि इफ n डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल कॉइंसाइड कर रहा, कॉइंसाइड क्या कर रहा है, कॉइंसाइड कर रहा, देखिए यहां पर लिखा गया कॉइंसाइड कर रहा है कितने से, विद n-1, विद n-1 डिवीजन किसके, मेन स्केल से, डिवीजन ऑफ मेन स्केल से, ओके, मेन स्केल से बच्चों, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो मैं एक काम करता हूं, कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको, कि भाई NVSD जो है, VSD का मतलब होता है वर्नियर स्केल डिवीजन। NVSD बराबर किसके है, n-1 MSD के। बच्चों एक बात क्लियर रखिए आप लोग कि VSD का मतलब होता है वर्नियर स्केल डिवीजन और MSD का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन। बोला जा रहा है कि n वर्नियर स्केल डिवीजन n-1 MSD के बराबर है, ठीक है। यहाँ से 1 VSD की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं निकाल लूंगा 1 VSD जो हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा, n-1 अपॉन n, ओके, n-1 अपॉन n हो जाएगा MSD। अच्छा ठीक है, इतनी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता भैया, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। अब एक बात और मैं बता दूं बच्चों, जो कि आगे यूज होने वाला है, सभी को पता होना चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर दिया गया है कि 1 MSD जो होगा, 1 MSD जो होगा वो बराबर होगा 1 अपॉन n VSD के। किसके बराबर होगा, 1 अपॉन n VSD के, ठीक है। 1 अपॉन n VSD नहीं, 1 अपॉन n सेंटीमीटर के। कितना होगा, 1 अपॉन n सेंटीमीटर के होगा बच्चों, कितना होगा, 1 अपॉन n सेंटीमीटर के होगा। तो ये इसकी ज़रूरत हमको कहीं पड़ सकती है, तो अभी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिख रखे हैं, आगे कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। अभी बस इतना जानकारी के लिए मैंने साइड में इतना आपके रख दिया है, आपको ज़रूरत पड़े तो इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो लिस्ट काउंट जो हम निकाल रहे हैं 1 MSD क्या है भाई, 1 MSD हमारा 1 MSD ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। रख लीजिए 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू देखिए यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है, ये वाली वैल्यू कितना है, n-1 अपॉन n कितना MSD, कितना MSD, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू हो जाएगा 1 MSD माइनस, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा n को n के साथ करूंगा तो 1 बचेगा, माइनस 1 अपॉन n MSD टोटल बचेगा, ठीक है बच्चों। अब इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, अगर एक्सपेंड करेंगे तो लीस्ट काउंट इक्वल्स टू हो जाएगा 1 MSD माइनस, इसको ओपन करिए, माइनस 1 MSD बन जाएगा बच्चों। और आगे चलेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन n MSD बन जाएगा, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो 1 MSD से 1 MSD प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा भाई, वो ये बचेगा कि लीस्ट काउंट जो हमारा बचा 1 अपॉन n MSD बचा है, क्या बचा है, 1 अपॉन n MSD बचा है, 1 अपॉन n MSD, 1 मिनट, हाँ 1 अपॉन क्या बचा है, लिस्ट काउंट 1 अपॉन n MSD बचा है बच्चों। और 1 अपॉन n MSD के मतलब है, 1 MSD का मतलब आपको दे रखा है, यहाँ देखिए मैंने बोला था जरूरत पड़ेगी, 1 अपॉन n दे रखा है, तो लिस्ट काउंट आपका जो निकल के आएगा 1 अपॉन n, और MSD के जगह पे आप रख दीजिए 1 अपॉन n। आपका फाइनल जो रिजल्ट निकल के आ गया, कितना आ गया, 1 अपॉन n का स्क्वायर। भाई आपका आंसर आ गया है, जो जरूरत थी आपने उसको निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया है।
आपका यही आंसर है और आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अच्छा था ये है अगला क्वेश्चन आपका। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, ये भी क्वेश्चन काफी आसान है। इसमें बोला जा रहा है कि अ स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। भाई जो जो दे रखा पहले उसको लिख लेते हैं। लीस्ट काउंट आपको कितना दे रखा है, लीस्ट काउंट आपको दे रखा है 0.001 सेंटीमीटर। बच्चों एक बात मैं बताऊंगा कि आप यूनिट का जरूर ख्याल रखें, ध्यान रखें, क्योंकि यूनिट ही यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यूनिट की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। आगे कह रहा कि द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, यानी जो मेन स्केल रीडिंग दे रखा है यानी MSR, इसको हम बोलेंगे MSR, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग MSR आपको दे रखा है कितना, MSR दे रखा है आपको 5 mm, कितना दे रखा है 5 mm दे रखा बच्चों। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं एंड जीरो ऑफ सर्कुलर डिविजन्स कोइंसाइड विद 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल। भाई ये जो दे रखे हैं ये सर्कुलर स्केल डिवीजन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, सर्कुलर स्केल डिवीजन, CSR, CSR, CSR आपको दे रखा है, आपको CSR दे रखा बच्चों, CSR आपको दे रखा है। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रखिए 25। मैं आपको बता दूं कि CSR यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन की कोई यूनिट नहीं होती है, ये जितना आप रोटेट करेंगे उतने ये डिविजन्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको और एक वैल्यू दे रखा है, फिर आगे कह रहा है कि इफ स्क्रू गेज हैज जीरो एरर ऑफ -0.004 सेंटीमीटर, मतलब कि आपको जीरो एरर कितना दे रखा है, जीरो एरर, जीरो एरर, जीरो एरर बच्चों कितना दे रखा है, माइनस का 0.004 सेंटीमीटर। देखिए आपको इतना एरर दे रखा है, ये सब चीजें दे रखा है, पूछ रहा क्या, करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल। भाई डायमीटर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, डायमीटर पूछ रहे हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। पहली चीज आपको ये देखना है कि क्या यूनिट सभी सेम है, अगर सेम है तो ठीक है, फिर आप आंसर में चेक करिए कि पहले जो यूनिट किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, मतलब हमको रिक्वायरमेंट जो यूनिट है वो किस में है, सेंटीमीटर में, तो हम चेंज कर लेते हैं जो यूनिट सेंटीमीटर में ना हो। देखिए आपका पहला यूनिट सेंटीमीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर में नहीं है, तो इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए। आपको पता होगा कि mm को सेंटीमीटर में करने के लिए हमको 5/10 करना पड़ेगा, यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों। और दूसरे CSR की कोई यूनिट होती नहीं है, जीरो एरर ऑलरेडी किस में दे रखा है, किसमें दे रखा है, सेंटीमीटर में। तो आपको डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर ऑफ बॉल जो होता है क्या होता है भैया, डायमीटर ऑफ बॉल होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू, ये हो जाएगा हमारा लीस्ट काउंट, इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर। देखिए भाई ये जनरल फॉर्मूला है आपका, मेन स्केल रीडिंग यानी MSR प्लस CSR इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्टली वैल्यू आप पुट करिए, MSR आपको दे रखा कितना 0.5, CSR आपको कितना दे रखा है, CSR आपको दे रखा 25, और लीस्ट काउंट आपको दे रखा कितना 0.001, माइनस जीरो एरर आपका माइनस में है, तो माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस, हो जाएगा 0.004। अब बेटा आप लोग अगर देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व होके क्या आएगा, आप ऐड करेंगे तो आपको ऐड होने के बाद ये मिलेगा 0.529 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आपका आंसर आ गया है। ये इतना बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन है बहुत आसान, आसानी से हम लोगों ने कर लिया है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर क्वांटिटीज ABCD, भाई वही क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने किया था। ए में एरर कितना है 1% का, बी में एरर कितना है 2% का, सी में एरर कितना है 3% का, डी में एरर कितना है 4%। ठीक है, ये इतना आपको एरर दे रखा है। ये कह रहा कि पी में एरर बताइए, यानी पी में एरर आप बताइए, लेकिन पी के लिए जो इक्वेशन दे रखा है A³ B² अपॉन CD दे रखा बच्चों। आप अगर P मैक्स निकालने की कोशिश करेंगे
तो आपको पता है कि पावर केवल आगे आ जाती है, ठीक है, और सी पर कोई पावर नहीं, डी पर कोई पावर नहीं है। वैल्यू पुट करिए सीधे सीधे, ए की वैल्यू है कितनी 1, बी की वैल्यू है कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3 और डी की वैल्यू कितनी है 4। कितना हो जाएगा 3 4 3 4, मतलब 7 7 14%, 14% आ गया बच्चों। 14% क्वेश्चन आपका आ गया, मतलब इसका आंसर आ गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ ये है, इस तरीके का ये क्वेश्चन है। अब इस पे क्या करते हैं, इस पे बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट मेजर कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। पहली चीज तो बोल दिया गया इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि u बराबर 0, पहला काम। फिर इसमें बोला गया है इन अ गिवन टाइम ही यूजेस दिस डेटा टू एस्टिमेट g। क्या निकालना है, g की वैल्यू, यानी ये डेटा जो यूज करना चाह रहा है वो किसको फाइंड करने के लिए कर रहा है, g की वैल्यू फाइंड करने के लिए कर रहा है। तो ठीक है भाई, कोई समस्या की बात नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इसको जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम आर E1 एंड E2। पहली बात तो सभी बच्चे याद रखें, डिस्टेंस का मतलब यहाँ से हाइट से लिया जा रहा है, क्योंकि कोई चीज हाइट से गिराई जा रही है तो डिस्टेंस का काम करेगी, उसमें एरर है E1, और जो टाइम में एरर है उसमें कितना एरर है E2, ठीक है। ये एरर दे रखा है, तो परसेंटेज एरर इन जी में एरर बताना है। सभी बच्चों को पता है अगर कोई चीज हाइट से गिर रही, किसी हाइट से अंडर ग्रेविटी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, उसके लिए फॉर्मूला लगता है H इक्वल्स टू क्या होता है, H इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला होता है। अगर u 0 है तो इतना पोर्शन तो 0 हो जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। तो यहाँ बचेगा u, ये तो 0 हो गया, हाफ GT स्क्वायर, और हाफ से बच्चों कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा बन के आएगा, हमको g में एरर निकालना है, तो g इक्वल्स टू हम इसको लिख सकते हैं h/t स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको अगर हमको g मैक्स चाहिए तो सीधा सीधा हम अपना प्रोसेस अप्लाई करेंगे। h पर कोई पावर नहीं है, लेकिन t पर हमारे 2 पावर है, पावर आगे आ जाएगी। आपने देखा कि h में हमारे पास कितना एरर है, E1 का एरर है, और t में हमारे पास कितना एरर है, E2 का एरर है। तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ गया है, इसका आंसर भी आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला क्वेश्चन आपका, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%। भाई रेडियस में एरर दे रखा, कितना दे रखा है 2% का एरर दे रखा है। देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्फीयर विल बी, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी वॉल्यूम में एरर पूछ रहे हैं। भैया कुछ खास नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम का आप फॉर्मूला लिखिए कितना 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब लिखिए। और मैंने बताया है कि भाई यहाँ कांस्टेंट से हमसे कोई मतलब नहीं है, इनको हम क्या कर देंगे इग्नोर। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो जाएगा। आपको v पे चाहिए मैक्सिमम एरर, तो v मैक्सिमम करिए, ये बन जाएगा 3 आगे आ जाएगा पावर का 3r, तो 3r की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 2 जा कितना आ गया 6%। 6% मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है आपके पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। The density of a cube is measured by the measuring of its mass and length of its sides. If the maximum error in the measurement of mass and length, भाई mass और length में error दे रखा है। mass में error है 3%, length में error है भैया कितना 2%, ठीक है। कह रहे हैं कि maximum percentage error in the measurement of density, density में maximum error बताइए। भाई density का फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिए, mass अपॉन वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम जब हमारे पास है नहीं, लेकिन वॉल्यूम हमको पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ का क्यूब। क्या होता है, लेंथ का क्यूब या साइड का क्यूब। तो यहाँ पर रख लीजिए रो इक्वल टू हो जाएगा m/v का क्यूब, सॉरी m/l का क्यूब, m/l का क्यूब होगा भाई, m/l का क्यूब बन जाएगा, m/l का क्यूब बन जाएगा। तो आपको निकालना है रो मैक्स, कुछ ना करिए सीधे सीधे लिखिए m और पावर को आगे लाइए, लिख दीजिए 3l। m की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है 2, आपका हो जाएगा 3 3 2 जा 6, 6 + 3 कितना आ जाएगा 9%। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12।
इसमें बोला जा रहा परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड। भाई मास में एरर फिर से दे रखा है कितना 2%, स्पीड में एरर कितना दे रखा है 3%। तो क्या पूछ रहे हैं कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। कुछ खास नहीं भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे हाफ mv², और क्या करिए हाफ को कर दीजिए गायब क्योंकि कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में एरर आप निकालेंगे बच्चों तो m पर तो m ही रहेगा, लेकिन पावर v पर कितना है 2v, तो हो जाएगा m की वैल्यू है 2 और v की वैल्यू कितनी है 3, तो हो जाएगा 2 + 6, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 8%। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया 8%, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट 13 नंबर पर। ये आपके पास है 13 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका वेट कितना दे रखा है 22.42 ग्राम। ओके कोई बात नहीं है, लिख लेते हैं m = 22.42 ग्राम। ठीक है ये दे रखा है। आगे कह रहे हैं मेजर्ड वॉल्यूम इज, यानी वॉल्यूम भी दे रखा है कितना 4.7 cc। cc मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम आर। भाई पॉसिबल एरर का मतलब क्या होता है समझिए पहले। अगर m आपको एरर मतलब m आपको वैल्यू दे रखा है तो इसके पॉइंट के बाद, ये पॉइंट देख रहे हैं, इसके बाद जितने डिजिट हैं वो सब लिए जाते हैं किसमें पॉसिबल एरर में। अगर ये ना भी दिया गया होता तो भी हम कैसे लिखते हैं डेल्टा m = आगे के दोनों नंबर को हम गायब कर देते, कोई मतलब नहीं रखते। इससे हम लास्ट वाले को देते 1, उसके पहले जितने डिजिट होते सबको हम दे देते 0। ठीक है तो एक ही डिजिट था तो एक 0 हमने दे दिया है, इसको तो हमने ऐसे ही रखा है 0, उससे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे जब हम यहाँ पर लिखते हैं तो डेल्टा v कितना लिखते हैं, एक ही डिजिट है तो 0.1 आ जाता सीधा सीधा। ये भी ग्राम में है और ये हमारा किस में है क्यूबिक सेंटीमीटर में है। तो कोई समस्या की बात नहीं, अगर नहीं दिया गया होता तो भी हम इस तरीके से कर लेते, लेकिन यहाँ पर दिया गया तो आपके लिए अच्छी बात है। तो एरर इन द डेंसिटी, डेंसिटी में एरर पूछ रहे हैं, किसमें पूछ रहे हैं डेंसिटी में एरर। तो डेंसिटी में एरर पूछ रहे हैं भाई, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहला काम मास अपॉन वॉल्यूम। अब एक बात मैं सभी बच्चों को बताऊं, अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सब परसेंटेज के फॉर्म में दिया गया था तो डायरेक्टली हम कर दे रहे थे, बट यहाँ डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। इसके लिए पहले आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला जब आप बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखिए रो को लिख सकते हैं हम डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100। ठीक है बच्चों ये लिख सकते हैं हम, प्लस सॉरी प्लस नहीं इक्वल टू अब मास के लिए क्या लिखेंगे डेल्टा m/m इंटू 100। ये परसेंटेज एरर निकालने का फॉर्मूला ही बनता है बच्चों। प्लस वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे डेल्टा v/v इंटू 100। ठीक है आपने सब वैल्यू रख दिया। अब एक काम करिए कि आप सब वैल्यू यहाँ पर केवल पुट कर दीजिए जो जो वैल्यू आपको गिवन है। देखिए ये तो निकालना ही आपको, ये मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ठीक है ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर आपको निकालना ही है। बताइए डेल्टा एम आपको कितना पता है, ये देखिए 0.01 अपॉन एम कितना है 22.42 इंटू 100। ठीक है ये वैल्यू हमने रख लिया। प्लस अगला वैल्यू डेल्टा वी कितना दे रखा है 0.1 और ये कितना दे रखा 4.7 इंटू 100। ओके अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 100 से इसको मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 1 अपॉन 22.42 बन जाएगा। प्लस जब 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 10 अपॉन 4.7। अब आप देखेंगे ये 22 बहुत छोटा नंबर हो गया 1 से, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे तो 10 बढ़ेगा तो भी नहीं काम चलेगा, 0.04 के आसपास जाएगा। और इसको करेंगे तो 2 पॉइंट कितना 47 2 94, फिर बचेगा 6, हाँ 2.1 के आसपास आएगा। जब आप बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट लगभग कितना आएगा 2.14 के आसपास आएगा। और इसके आप राउंड फिगर में देख रहे होंगे आपको जो आंसर लगभग मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 2% मिल रहा है, यानी आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 2% है। आपने देखा कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपके सामने है और ये जो आपके सामने है सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। अभी तक हम लोगों ने यूनिट का क्वेश्चन किया, एरर का क्वेश्चन किया, अब हम लोग कर रहे हैं एक क्वेश्चन आया है 2020 में सिग्निफिकेंट फिगर का। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, मतलब दिस मतलब 9.99 ये दे रखा है, इसमें से माइनस किया जा रहा है कितना 0.0099। ओके इसको माइनस किया जा रहा है बच्चों। तो हम एक काम करते हैं ऊपर अपने तरफ से 0 हम बढ़ा सकते हैं,
जब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 गया तो कितना बचेगा 0, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 9। अब देख रहे होंगे बच्चों, आपको तो एक आंसर करेक्टली मिल रहा होगा पहला ऑप्शन, बट ये करेक्ट नहीं है। ये भी जो आंसर आया देखिए, इसकी भी यूनिट मीटर में थी, इसकी भी यूनिट मीटर में थी, इसकी भी यूनिट। बट हमको क्या करना है कि जो लिस्ट हमको सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है उसमें हमको केवल 3 दिख रहे हैं। क्यों? ये 0 के बाद की ये 5 से कम नंबर हो गया, ये नंबर क्या हो गया 5 से कम हो गया। तो हमको जो निकालना है इसमें जो देखने पर नजर आ रहा है इसमें, तो इसमें हमको जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहा है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना मिल रहा है बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर ये कितना मिल रहा है? ये मिल रहा हमको कितना? 3। कितना मिल रहा? 3, क्योंकि ये तो हम काउंट करेंगे नहीं, 0 के बाद का नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। तो हमको जो आंसर मिल के आएगा वो कितना मिलेगा? मिलेगा हमारा नंबर 9.98 मीटर। यानी कि हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बच्चों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे जो हम चल रहे हैं क्वेश्चन पे, पहली बात तो हम सभी बच्चों को बता दें, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, प्रीवियस जितने भी 33 साल के क्वेश्चन थे इसको किया था। लेकिन अभी जो रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन आपका है 2021 का। ये आपका क्वेश्चन 2021-22 का है, शायद ये 21 या 22 का है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन को समझते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। 3 क्वेश्चन हम कराएंगे इससे रिलेटेड आज। तो इसमें जो आपका कंप्लीट हो जाएगा, पूरा जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ है सब कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है बच्चों क्या कि अ स्क्रू गेज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग्स व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ वायर ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल रीडिंग दे रखा आपको 0, यानी एमएसआर पहली चीज तो आपको 0 दे दिया गया है, कोई समस्या की बात नहीं है। फिर कह रहा है सीएसआर आपको दे रखा है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना दे रखा है? सर्कुलर स्केल रीडिंग आपको दे रखा है कितना भाई? सीएसआर आपको दे रखा है कितना? कितना दे रखा है आपको? 52 दे रखा है। कितना दे रखा है? 52 दे रखा है। गिवन दैट 1 mm ऑफ मेन स्केल करेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन, मतलब कि 1 mm जो है ये कह रहे हैं कि करेस्पॉन्ड कर रहा है कितना? 100 डिवीजन्स। मतलब नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं, यानी जिसको हम n मान लेते हैं, कितने हैं? 100 हैं। कितने हैं? 100 हैं। तो इसमें क्या बोल जा रहा है? डायमीटर ऑफ द वायर निकालिए। क्या निकालिए? डायमीटर। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था डायमीटर के लिए, सभी बच्चों को पता होगा डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता था? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस जीरो एरर। जीरो एरर, जीरो एरर तो हमको दिया ही नहीं गया है, तो जीरो एरर नहीं दिया गया तो हम 0 रख लेंगे, या नहीं रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप ये बताइए, आपके पास क्या एमएसआर है? हाँ है। क्या आपके पास सीएसआर है? लेकिन लिस्ट काउंट नहीं है। तो पहला काम तो आप कर लीजिए, लिस्ट काउंट निकाल लीजिए। लिस्ट काउंट कैसे आप निकालेंगे? लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि जो पिच होती है, क्या होती है? पिच। तो पिच ये बोल रहा है 1 mm, कितना चल रहा है? 1 mm, यानी पिच आपको दे रखा है 1 mm। कितना दे रखा है? 1 mm दे रखा है। तो आप पिच निकाल लीजिए। पिच निकालेंगे कैसे? 1 mm यानी कि P अपॉन N, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, यानी कि 1/100। जब आप इसको करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा 0.01 mm। क्या निकल के आएगा? 0.01 mm। प्रॉब्लम फिर से यहाँ पर ये है कि आपको जो आंसर दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए। सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 0.01 को आप 10 से क्या कर दीजिए? डिवाइड, तो 0.001 सेंटीमीटर आ गया। मतलब आपका लिस्ट काउंट आ गया 0.001 सेंटीमीटर। तो आप वैल्यू पुट कर दीजिए। आपका एमएसआर 0 है, सीएसआर आपको पता है 52 है, और लिस्ट काउंट आपका है 0.001, और जीरो एरर आपका 0 है, कोई मतलब नहीं है। जब इसको आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका निकल के आंसर आएगा 0.052। 0.052 मतलब आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 0.052 मतलब आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा कौन सा होगा? डी ऑप्शन। अभी ये रिसेंटली ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन। अब इसमें भी ऐसा ही कुछ है। इसमें बोला जा रहा है कि आप एक काम करिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड है, किसमें है? मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो कह रहे हैं इसमें अगर मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो लेंथ दे रखा है और ब्रेथ दे रखा है। क्या दे रखा है? लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। कितना? लेंथ 55, यानी कि लेंथ दे रखा है 55.3 मीटर,
और ब्रेथ आपको दे रखा है 25 मीटर। आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब राउंडिंग ऑफ करके आपको वैल्यू बतानी है। भाई कभी कभी क्या होता है, राउंडिंग ऑफ करने के बाद आपको जो ऑप्शन में दिख रहा है, आपका आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन में मिलता नजर आता है, लेकिन वो सही नहीं होता है, आपको राउंडिंग ऑफ करना होता है। तो भाई पहले एक काम करिए, एरिया निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। पहली चीज तो आपको मीटर स्क्वायर में निकालना है, बात सही है, तो दोनों मीटर में, तो ऑलरेडी मीटर में ही आएंगे। तो लेंथ हमारे पास है 55.3 और ये आपका 25। अगर बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर निकल के आएगा 1382, यानी 1382.5 मीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि आपका ये आंसर जो है थर्ड वाला मैच कर रहा, बट ये थर्ड वाला है नहीं। क्यों नहीं है? आपको राउंडिंग ऑफ करना है, तो राउंडिंग ऑफ में जो वैल्यू जाएगी आपको ये पता होना चाहिए कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें वो कितनी है हमारे पास। यहाँ पर 4 नजर आ रही है, लेकिन लीस्ट हमको जो बनानी है 2 बनानी है। तो 2 कैसे बनाएंगे? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हमको जो निकालनी है, सिग्निफिकेंट फिगर जो बनानी है हमको मिनिमम वैल्यू के फॉर्म में, वो कितनी बनानी है? वो हमको 2 बनानी है। तो 2 कैसे बनेगा? अगर इसको हम लिख दें 1400, क्या लिखते हैं इसको हम? 1400 मीटर स्क्वायर। तो 1400 मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 10⁻²। मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा? राउंडिंग ऑफ बोला था, तो राउंडिंग ऑफ में हम इस वैल्यू को नहीं ले सकते। वैसे भी सोचिए आप कि ये जो 5 है, अगर सिग्निफिकेंट फिगर ये बोलता अगर ये नंबर 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो ये दूसरे के टेंस वैल्यू में चली जाती है। अगर टेंस में जाएगी 1383 हो जाएगा, और 1383 भी आपके इसमें नहीं है। 1383 भी आपके इसमें नहीं है। 1383 से बाकी सभी वैल्यू कम है। देखिए अगर इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1380, ये 1382, ये 1382.5, यानी कि 1383 इसमें कोई नहीं है। तो हम राउंडिंग ऑफ में क्या करेंगे? 1400 को ही लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये सब प्रीवियस ईयर के अभी जल्दी रिसेंटली क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन आया था कि बोला जा रहा कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है। पहले बात तो मैं बता दूं कि जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, सभी बच्चों को पता होना चाहिए प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है ये होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन होती है। ठीक है, लेकिन सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। ठीक है, स्टेरेडियन होती है। तो हमको क्या करना है कि हम, लेकिन देखिए ना तो इसका डायमेंशन होता है, डायमेंशन लेस ये भी होता है, डायमेंशन लेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है बच्चों, और इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस। ठीक है, ये दोनों की डायमेंशन नहीं होती। अगर दोनों डायमेंशन लेस हैं तो मतलब यूनिट तो है ना, दोनों की यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो मतलब ये है कि इसमें जो स्टेटमेंट ये कह रहा होगा कि यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं, वही हमारा करेक्ट होगा। तो पहला ही बोल रहा है कि यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं, तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब हम लोग अगले लेक्चर में डायमेंशन के साथ मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर सब अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में डायमेंशन के लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।